नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ कर रहे थे जिसमें अब तक हमने 1000 प्रश्नों के ऊपर मॉक टेस्ट लगा लिया था। अगर आपने नहीं लगाया है तो लगा सकते हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज हम 50 प्रश्न के ऊपर मॉक टेस्ट करेंगे। तो ये प्रश्न मैंने लैपटॉप पे बनाया था, तो अगर इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो तो अवगत ज़रूर कराइएगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो। फिर भी एक आध दो कोई अगर मेरी नज़रों से रह गया हो तो ज़रूर बताइएगा। ये पहला प्रश्न है, संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? पहला प्रश्न ये है, ऑप्शन ये दिए गए हैं, मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगी, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? तो ये हैं मुक्तिबोध जी। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम बताइए। ये 4 विकल्प दिए हैं, बताइए देख के सही उत्तर। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक के नाम। देखिए, टाइपिंग मिस्टेक की बात कर रही थी, यहाँ पे स्वरूप गलत लिखा गया है मुझसे, तो यहाँ पे स्वरूप ऐसे होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा, जिसको रामचरितमानस भी कहते हैं, की रचना किस उद्देश्य से की है? गोस्वामी तुलसीदास ने किस उद्देश्य से की है रामचरितमानस की रचना? ये 4 विकल्प हैं, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है इसका उत्तर सभी को पता होगा। तो स्वाता सुखाई के लिए की थी, विकल्प डी सही उत्तर होगा। और इसमें जो रामचरितमानस है, इसकी रचना सन कौन सी है? तो वो है 1631। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या है? सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या है? ये 4 विकल्प हैं, इसमें से जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प ए। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वीपन है सदल मिस्र की भाषा की विशेषता। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? ये 4 विकल्प हैं, तो उम्मीद है इसका भी उत्तर सबको पता होगा। तो सही उत्तर है कल्पना की समाहार शक्ति। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। छायावाद प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी किसकी कविताओं में? ये 4 विकल्प हैं, इसमें से जो सही उत्तर होगा, छायावाद प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले मुकटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई पड़ी थी। तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? ये 4 विकल्प हैं, इसमें से सही उत्तर बताइए देख के। तो अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं तेज सिंह। तो इसका प्रकाशन सन है 2000, और कहाँ से प्रकाशित हुई है? तो ये दिल्ली से प्रकाशित हुई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए। तो ये भी पता होगा सबको, ये किसकी है? तो ये कुंभन दास की है। विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ 4 विकल्प में कवि और उन रचनाएं दी गई हैं, अब बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, बताइए। तो इसमें से जो सही है वो है विकल्प डी, मोहन राकेश की आखिरी चट्टान। ये इनकी रचना है, ये सही है, बाकी ये तो सारे गलत दिए हुए हैं। तो मोहन राकेश की जो आखिरी चट्टान रचना है,
ये किस विधा की है, ये भी आपको पता होगा। तो ये यात्रा वृत्तांत है और इसका जो प्रकाशन सन है 1953। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आखिरी चट्टान पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण कौन सा है? पाली भाषा का सर्वप्रधान व्याकरण, ये 4 विकल्प हैं, देख के बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा, पाली भाषा का सर्वप्रधान व्याकरण है कच्चायन। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो इसके 2 भेद हैं। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, या रा ला वाय व्यंजनों को क्या कहते हैं? इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? ये 4 विकल्प में से सही उत्तर बताइए देख के। तो इन व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया? ये 4 विकल्प हैं, विकल्प को देख के इसका सही उत्तर बताइए। मनु भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया? तो ये किया, अब यहाँ पे ये 4 रचनाएं दी गई हैं, जो ये चारों रचनाएं मनु भंडारी की अलग अलग विधा से हैं, ये चारों ही नाटक नहीं हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो जो नाट्य रूपांतर किया मनु भंडारी ने, तो ये किया महाभोज का। अब यहाँ पे देख लेते हैं चारों रचनाएं किस विधा से हैं और इनका प्रकाशन सन क्या है, और ये इम्पॉर्टेंट है। आपका बंटी जो है एक नाटक है और इसका प्रकाशन सन है 1982। महाभोज एक उपन्यास है और इसका प्रकाशन सन है 1971। यही सच है एक कहानी है और इसका प्रकाशन सन है 1966। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। और जो चौथा है ये तो कोई रचना ही नहीं है, मैंने वैसे ही ले लिया था। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? देव चरित्र अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? ये 4 विकल्प हैं, देख के इसका सही उत्तर बताइए। मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगी। तो अष्टयाम ग्रंथ का जो विषय वस्तु है, ये इसका सही उत्तर होगा नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। अष्टयाम ग्रंथों का विषय वस्तु यही है, विकल्प डी। अगला प्रश्न है, पद्मावत में कुल सर्गों या खंडों की संख्या कितनी है? पद्मावत पता ही है किसकी है ये। तो ये इसमें कुल सर्गों की या खंडों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, 57 है। और पद्मावत किसकी है? तो ये है जायसी की। लिखने में दिक्कत हो जाता है। अगला करते हैं, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना? परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना? परिंदे कहानी का प्रकाशन सन क्या है? तो ये है 1960। तो हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना था परिंदे को? तो ये माना था नामवर सिंह ने। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? बताइए, प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? मासिक था, पाक्षिक था, दैनिक था या साप्ताहिक था? कैसा था? तो ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और कब प्रकाशित हुआ था ये? तो ये हुआ था 30 मई को 1826 में। कौन सी समाचार पत्र है? तो उर्दंत मार्तंड। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंद का प्रयोग हुआ है? ये 4 विकल्प हैं। अब बताइए किस कवि की रचना में हुआ है दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंद का प्रयोग? किस सूफी कवि की रचनाओं में हुआ है? तो ये हुआ है नूर मोहम्मद की रचनाओं में। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित्र के लेखक कौन हैं? उदयभान चरित्र के लेखक बताइए इसका सही उत्तर। उदयभान चरित्र, जिसको रानी केतकी की कहानी भी कहते हैं, और इसके लेखक कौन हैं? तो वो हैं इंशा अल्लाह खां। और इसका प्रकाशन सन कब हुआ था? तो 1798 से लेकर 1803 के मध्य में ये रचना की गई थी। अब किस सन में की गई थी इसमें मतभेद है, ज़्यादातर ये प्रमाणिक हैं, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अमन का राग के लेखक कौन हैं? अमन का राग, अमन का राग किसकी है? तो ये है शमशेर बहादुर सिंह की। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता है और इसका प्रकाशन सन है 1945। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत के लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया 8 भागों में। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विरोधों का सामंजस्य वैश्यक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया, ये 4 विकल्प में से सही उत्तर होगा विकल्प सी, रामचंद्र शुक्ल ने किया। वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन हैं? वर्तमान पत्रिका वाक पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो वो हैं सुधीर पचौरी और ये एक त्रैमासिक पत्रिका है। अगला प्रश्न, परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर आधारित है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? परिशिष्ट उपन्यास किस विधा पर आधारित है? तो ये एक राजनीतिक उपन्यास है। और परिशिष्ट उपन्यास किसका है? तो ये गिरिराज किशोर का है, गिरिराज किशोर का है। और कब की है ये? 1984 की है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बेक्सी का मजार उपन्यास का रचनाकाल बताइए। बेक्सी का मजार अक्सर पूछा जाता है जो एग्ज़ाम में। इसका प्रकाशन रचनाकाल सन बताइए। तो वो है 1957। और ये बेक्सी का मजार किसका उपन्यास है? तो ये है प्रताप नारायण श्रीवास्तव का, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास नहीं है? पूछा जा रहा है नहीं है, तो बताइए इसमें से कोई एक उपन्यास है जो भगवती चरण वर्मा का नहीं है। तो वो है विकल्प सी, गिरती दीवारें। ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं है क्योंकि ये उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है जो 1947 का है, गिरती दीवारें। अगला प्रश्न है, किसको प्रयोगवाद तथा नई कविता शलाका पुरुष कहा जाता है? किसको नई कविता प्रयोगवाद शलाका पुरुष कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आगे को। दोस्तों आज के प्रश्न कैसे हैं मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बड़ी मेहनत की है इसको बनाने में।
और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल के साथ अपडेट करती रहती हूँ। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी किस तरह की काव्यकृति है? रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी किस तरह की काव्यकृति है? किस तरह की काव्यकृति है? तो ये एक रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी एक खंड काव्य है। और रश्मिरथी का प्रकाशन सन क्या है? 1952। कितने सर्गों में है ये? तो ये है, ये भी पता होगा, 7 सर्गों में है ये। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? बैठे ठाले का धंधा किसने कहा प्रयोगवाद को? तो ये कहा नंदुलारे जी वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है, तीसरे सप्तक में कौन से कवि नहीं थे? आपको चारों के सप्तक के कवि आपको ध्यान में होने चाहिए। और सप्तक के ऊपर भी मैंने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें ट्रिक है, बताया है कैसे आपने याद रखना है। और सारे कवियों के जन्म काल समय भी है मेंशन, देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तीसरे सप्तक में कौन से कवि नहीं हैं? तो वो हैं नरेश मेहता जी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां नहीं हैं। कौन सी नहीं है प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां? तो वो है अनुभूति की प्राधीनता, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के संदर्भ में प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है किसने कहा? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रयोगवाद के संदर्भ में प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये कहा डॉक्टर नागेंद्र ने। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? देखिए ये चारों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, आपको इनका पता होना चाहिए। बताना है नहीं है नागार्जुन की, तो वो है विकल्प डी अपूर्वा। क्योंकि अपूर्वा नागार्जुन की नहीं है, ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता संग्रह है। हाँ, अपूर्वा केदारनाथ अग्रवाल की कविता संग्रह है। और तुमने कहा था युगधारा भस्मांकुर, ये नागार्जुन की रचनाएं हैं। तुमने कहा था का प्रकाशन सन क्या है? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है 1980। और युगधारा का क्या है? तो क्या था युगधारा का? 1953। भस्मांकुर का क्या है? तो ये है 1971। हाँ, याद रखिएगा आप इनको। अगला प्रश्न है, पाठक मतलब श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना कौन सी शैली में की है? ये 4 विकल्प हैं, देख के बताइए। एकांतवासी योगी की रचना कौन सी शैली में की है? तो ये की है लावनी या ख्याल शैली में। और एकांतवासी योगी की जो रचना है किस रचना से अनुवादित है? ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो एकांतवासी योगी की प्रकाशन सन पता होना चाहिए, तो ये है 1886 की है। दूसरा, एकांतवासी योगी किस रचना से अनुवादित हुई है? तो ये गोल्ड स्मिथ की एक हर्मिट रचना है, उससे ये अनुवादित हुई है खड़ी बोली में। तो ये एकांतवासी योगी खड़ी बोली रचना है जो गोल्ड स्मिथ की हर्मिट से अनुवादित हुई है और उसका प्रकाशन सन है 1886। ये भी आपको पता होना चाहिए। बात की खाल निकाल देनी है हमने, मतलब क्वेश्चन के अंदर तक जाना है तब जाके कुछ होगा। पुनर्जागरण 2 जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। ठीक है, ये किसने कहा है बताइए? तो ये कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। ये देखिए यहाँ पे फिर स्वरूप गलत आ गया, लैपटॉप में बड़ी गलती होती है। कोशिश करूँगी अब फ़ोन से टाइप करने की।
अगला प्रश्न है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर हैं। यह कथन किसका है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो ये कथन है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर कौन है? ये कथन किसका है? तो ये है डॉक्टर बच्चन सिंह का। हाँ, डॉक्टर बच्चन सिंह का है ये कथन। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस संप्रदाय के कवि हैं? किस संप्रदाय के कवि हैं विद्यापति? तो ये एक शिव संप्रदाय के कवि हैं। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किसमें किया गया है? ये 4 रचना है, बताइए किस रासो काव्य में किया गया है? तो ये किया है परमाल रासो में। और परमाल रासो किसकी है? तो ये जगनीक की है, जगनीक की है। कब किया था? 1230 में। ये एक वीर रस काव्य है, वीर रस काव्य है। कितना गंदा टाइपिंग हो रहा है। वीर रस काव्य है, ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने अगरदास की कविता की तुलना किस कवि से की है? शुक्ल जी ने अगरदास की कविता की तुलना किस कवि से की है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। अगरदास की कविता की तुलना की है नंददास से। विकल्प सी सही उत्तर होगा, शुक्ल जी ने की थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र ने प्रवृत्ति के आधार पर रीति काल को 5 भागों में बांटा। असंगत छाटिए, गलत छाटिए। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? रीतिकाल का नाम नहीं है इनमें से। तो रीतिकाल का नाम जो नहीं है वो है, बताइए, विकल्प बी। बी सही होगा उत्तर। पूर्व मध्यकाल नाम नहीं है रीतिकाल का। अगला प्रश्न है, बाकी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों का विभाजन कितने भागों में किया? रीतिकाल के कवियों का विभाजन कितने भागों में किया? तो ये किया 2 भागों में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? ये विकल्प हैं, देख के बताइए। लक्षण ग्रंथों का निर्माण तो रीतिकाल में हुआ था। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिजही सुकवि सो तो जानो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहाना है। यह पंक्तियां किसकी हैं? 4 विकल्प हैं, देख के सही उत्तर छांटिए इसका। तो सही उत्तर है विकल्प ए, भिखारीदास। अगला प्रश्न है, घनानंद को अमर करने वाली रचना कौन सी है इनमें से? घनानंद को अमर करने वाली रचना है सुजान सागर। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठे होंगे तो राधा कृष्ण का यही अनुराग उनके धर्म भीरू मन को आश्वासन देता होगा। उपर्युक्त कथन किस साहित्यकार का है? ये कथन बताना है किसका है। तो ये है, इस कथन का उत्तर क्या होगा? एक कथन किसका है? सही उत्तर होगा डॉक्टर नागेंद्र का है। तो ये कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आता है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किस वर्ग में आता है बिहारी सतसई? तो ये एक मुक्तक काव्य में आता है। अगला प्रश्न है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। रीति आत्मा काव्यस्थ पद क्या है? ये 4 विकल्प किसका है? ये रीति आत्मा काव्यस्थ पद ये है आचार्य वामन का। विकल्प बी सही उत्तर होगा इसका।
अगला प्रश्न है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? ये प्रश्न तो रिपीट हो गया, तो इसकी जगह पे आप एक प्रश्न नोट करिए और मुझे इसका उत्तर बताइएगा कि उत्तर संरचनावाद की अवधारणा किसने दी? इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न तो रिपीट हो गया, तो ये तो मान्य नहीं होगा 50 में से। तो उत्तर संरचनावाद की अवधारणा किसने दी? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 39वां प्रश्न मान के चलिए ये, क्योंकि 39वां प्रश्न रिपीट हो गया है गलती से। तो अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? कब से कब तक मानी है रीतिकाल की समय सीमा? तो ये मानी है बी 1700 से 1900। तो ये थे 50 प्रश्न। एक प्रश्न मैंने आपको दिया है, तो आप उसका उत्तर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। आज का वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए आपके, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।